सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो हाल फिलहाल अधीनस्थ बोर्ड ने एलडीसी का जो पेपर लिया है उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन किस क्लास की बुक से पूछे गए हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है हमारा जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है वो भी अधीनस्थ बोर्ड लेने वाला है। और आपको पता है रीट मेंस लेवल 2 साइंस मैथ के बच्चों के लिए साइंस के क्वेश्चन आना तय है, 30 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट जो है, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये डिस्कशन करना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस क्लास की बुक से पूछे गए हैं और लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे उन बच्चों के लिए। ये जो रीट मेंस साइंस मैथ के जो बच्चे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो आज अपन एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं विद प्रूफ के साथ कि कहाँ से पूछा गया है, कि इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में अपन इसका क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो भी डिस्कशन करेंगे और कहाँ से आपको साइंस पढ़नी चाहिए ये भी अपन डिस्कशन करेंगे। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो मैं जो एलडीसी का पेपर लगा है उसको ओपन करता हूँ। हाँ जी, देखो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं कि ये जो मेरे पास पेपर है ना, पता नहीं कोड तो कौन सा इसका, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन साइंस के हैं और कौन सी क्लास की बुक से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये है साइंस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ जी, पहले क्वेश्चन ये है साइंस का, इस पेपर के अकॉर्डिंग जो भी इसका कोड है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। एक अभिक्रिया आपको दे रखी है Fe+CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं ये क्लास 10th की साइंस की जो बुक है उसका लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेजेंट में जो बुक चल रही है ना इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बुक चल रही है उसमें 13 लेसन है, पहले वाली बुक में 16 लेसन होते थे। तो प्रेजेंट की जो बुक है उसके हिसाब से मैं लेसन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, वैसे देखा क्लास 10th की बुक से आप पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन और रेडॉक्स संयोजन, दोहरा विस्थापन, अपघटन। अब विस्थापन एक ही जगह दे रखा है, उसके साथ रेडॉक्स है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विस्थापन और रेडॉक्स। अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको कि क्लास 10th की बुक में कहां पर है। हाँ जी, लेसन नंबर 1 देखो ये लेसन नंबर 1 है क्लास 10th की साइंस की बुक का, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखना आप लोग, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन लास्ट तक जरूर देखना। Fe+CuSO4 FeSO4 + Cu, ये कि ये रिएक्शन दे रखी है। इस अभिक्रिया की नीचे डिटेल लिखी है कि इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और विस्थापन के साथ रेडॉक्स दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रूफ मिल गया आपको। सेकंड क्वेश्चन देखना, देखो आप लोग जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना तो देखना 95% क्वेश्चन क्लास 10th की साइंस की बुक से पूछे गए हैं। तो सारा निष्कर्ष, सारा कंक्लूजन अपन लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है ना भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन अपन देखते हैं पेपर में अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 साइंस का क्वेश्चन अपन डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ जी, ये देखो खाद डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से। टिन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से। पहले क्वेश्चन को समझना, टिन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से। देखो ये कोई डिब्बा है जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, इस पर लेयर चढ़ाई जाती है। किसकी? टिन। टिन की चढ़ाएंगे ना कि जिंक की। जिंक की नहीं चढ़ाएंगे, टिन की चढ़ाएंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहली बात सुन लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना इनका आंसर देखो क्या होता है। जिसकी लेयर चढ़ाई जाती है ना वो कम क्रियाशील होता है। किससे? जिसकी लेयर नहीं चढ़ाई जाती है उससे। तो अपन इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं आंसर को, कि पहला कारण कि टिन
जिंक की बजाय कम क्रियाशील है, या बोल सकते हैं जिंक टिन की बजाय ज़्यादा क्रियाशील है। दोनों लाइन का मतलब एक ही है, दोबारा सुनिएगा। टिन जिंक की बजाय कम क्रियाशील है, या यूं कहे जिंक टिन की बजाय ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखना, ऑप्शन निकालते हैं इसके। देखो, पहला ऑप्शन है जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई जिसकी लेयर छड़ाते हैं वो कम क्रियाशील है, और जिसकी नहीं छड़ाते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील है। जिंक की नहीं छड़ा रहे हैं, किसकी छड़ा रहे हैं? टिन की। इसका मतलब जिंक टिन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्लास 10th की जो बुक है साइंस की, उसका लेसन नंबर जो 3 है ना, धातु और अधातु वाला, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखो आप लोग भाई। और एक क्वेश्चन है ना, जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं लेसन के, वहाँ से पूछा गया है। देखो सीधा क्वेश्चन ही आपको बताता हूँ मैं, सीधा क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। और ऑप्शन वाले क्वेश्चन है जो बुक में दे रखा है ना, ऑप्शन वाला, वही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना, लेसन नंबर 3 का। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो किसका लेप होता है? टिन का। इसका मतलब टिन कम क्रियाशील है किसकी बजाय? जिंक की बजाय। तो देखो ऑप्शन देखना, ऑप्शन सी, कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, यानी जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप लोग लास्ट तक देखना, तभी इसका निष्कर्ष निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41। हाँ जी, कमरे के तापमान पर तरल अधातु है, कमरे के तापमान पर तरल अधातु, इसका राइट आंसर ब्रोमीन होगा। अभी कहाँ से पूछा गया है? तो ये पूछा गया है लेसन 3 से ही पूछा गया है। क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसके लेसन 3 से ही पूछा गया है। आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम देना आप लोग। इसमें अपन अधातु वाले टॉपिक निकालेंगे, अधातु वाला निकालेंगे, नॉन मेटल। हाँ जी, अधातु वाला जो टॉपिक है, 1 मिनट, थोड़ा ब्लर हो जाता है ये। आपके लिए ना सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से देखे हैं, उसके बाद ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना भाई ना लास्ट तक। ये हाँ, अधातु के जो भौतिक गुणधर्म हैं वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये धातु के भौतिक गुणधर्म आ गए, यहाँ से अधातु है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अधातु वाला ये टॉपिक है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, इसके अलावा सारी अधातु या तो ठोस होती है या फिर गैस होती है। मिल गई लाइन? मिल गई ना? तो एज इट इज लाइन से क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बुक को अच्छे से ढंग से पढ़ते नहीं है, बस ये मिस्टेक होती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ मैं ना, कैसे अपन बुक को रीड करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी बातें करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। हाँ जी, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? बच्चा बच्चा जानता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब ये क्लास 10th की जो बुक है ना, उसका लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो प्रूफ आपको बताता हूँ साथ में। लेसन 2, लेसन 2, लेसन 2। हाँ जी, पीछे की तरफ आप लोग जब देखेंगे ना, तो साधारण नमक से रसायन ऐसे एक टॉपिक मिलेगा, वहाँ पर दे रहेगा सारे के सारे।
व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा। हाँ जी, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। किसका? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मिल गया आंसर आपको, मिल गया प्रूफ। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडिज एजिप्टी। इसको एडिज एजिप्टाई भी बोल देते हैं। अब देखो, ये क्लास 9th और 10th में नहीं है, हालांकि 9th के अंदर ये दे रखा है, बीमारियों के बारे में डेंगू वगैरह दे रखा है हल्का फुल्का, लेकिन इनका नाम नहीं दे रखा है। किससे होती बीमारी, कौन इसका रोग वाहक है, वो तो दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज यदि आप लोग देखना चाहो तो क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में मिलेगा। क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वैसे बीमारियां हैं, बीमारी अपन पढ़ते भी हैं, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो बीमारियां जरूर पढ़ाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी, सूची फर्स्ट, आनुवांशिक शब्द का सूची सेकंड परिभाषा के साथ मिलान करो। ये मिलान आपको करने हैं, तो पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जीन, देखो ये जो सारे शब्द है ना, ये एक क्लास 10th की जो बुक है लेसन नंबर 8 आनुवांशिकता जेनेटिक्स के अंदर मिल जाएंगे, और क्लास 12th की बायोलॉजी में भी मिल जाएंगे। उसमें आपको लेसन नंबर 5 देखने को मिलेगा। जो पुरानी बुक है ना क्लास 12th बायोलॉजी, उसमें लेसन नंबर 5, ठीक है। लेकिन ये क्लास 10th की बुक जो है उससे भी क्लियर हो रहा है आपका। देखो, जीन शब्द क्या है? आनुवांशिकता की कार्यतक इकाई है। लक्षण प्ररूप क्या है? तो लक्षण प्ररूप वो जब बाहर से देख सकते हैं, यानी भौतिक लक्षण है। जीन प्ररूप क्या होता है? आनुवांशिक बनावट होती है। और युग विकल्पी क्या होता है? एकल जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं। तो आप लोग मिलाएंगे, ए में आएगा सेकंड, अब ए में सेकंड 2 जगह है, और बी में आएगा थर्ड, बी में आएगा ये भी 2 जगह है, सी में आएगा फर्स्ट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्लास 10th का लेसन नंबर 8 आनुवांशिकता के अंदर ये सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। जीन क्या है, युग्म विकल्पी क्या है, जिसे हम एलील भी कहते हैं, लक्षण प्ररूप फिनोटाइप जिसे बोला जाता है, यहाँ पे लिखा भी है फिनोटाइप, जीन प्ररूप जीनोटाइप, ये क्या है। तो उसमें भी 10th की बुक में मिल जाएगा और 12th की बुक में भी आपको आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? आपको पता है वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन कहलाता है, और वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण भी कहते हैं, परिक्षेपण भी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। कहाँ से पूछा गया है? एक क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 10 मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 10 से पूछा गया है ये वर्ण विक्षेपण। पीछे की तरफ मिलेगा ये आपको वर्ण विक्षेपण। ये देखो, जब आप लोग इसको कंप्लीट पढ़ेंगे ना पैराग्राफ को, देखो लास्ट में मिल जाएगा आपको, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ से पूछा गया ये ना, पूरा पढ़ेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, 72, 72, हाँ जी 72 क्या है? एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसके मुख्य घटक ब्यूटेन प्रोपेन है, बिल्कुल सही है। यह गंधहीन है, इसलिए इसमें मरकैप्टेन मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टेन ना, ताकि स्मेल से पता लग जाए। इसे सिलेंडरों में तरल के रूप में उच्च दाब के अंतर्गत बिल्कुल प्रेशर से भरा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस आ सके, और इसका उच्च कैलोरी मान होता है, और ये बिना धुएं के जलते। बिल्कुल सारे ऑप्शन सही है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए बी सी और डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो
ये आप लोग क्लास 9th और 10th में शायद आपको नहीं मिलेगा ये, है ना, लेकिन जब आप लोग 12th पढ़ेंगे ना 12th के अंदर तो केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन है जो क्लास 12 तक टच कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो टॉपिक है ना जहाँ से 11-12 से टच कर रहा है, ये टॉपिक एक नॉर्मल टॉपिक है जो सारे टीचर आपको पढ़ाते भी हैं, सारे टीचर आपको पढ़ाते भी हैं। यदि आप लोग 11-12 तक भी नहीं पढ़ेंगे ना तो भी आपके ये टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, सूची फर्स्ट विटामिन का सूची सेकंड अभाव जनित रोग के साथ मिलान करें। यानी कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। देखो, विटामिन B1 बेरी होता है, सबको पता है। विटामिन C स्कर्वी होता है, डी रिकेट्स होता है, और विटामिन K देर से रक्त का थक्का जमना। अब देखो, जो विटामिन K है ना ये आपको क्लास 10th के अंदर मिल जाएगा, क्लास 10th में मिल जाएगा आपको। और वैसे ही यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो क्लास 6 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 3, क्लास 6 की लेसन नंबर 3 जो है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और बचपन से पढ़ते आते हैं अपन ये, है ना, आराम से आपका आंसर हो जाएगा ये। तो ये आप लोग देख लेना कौन से इसका आंसर मिल रहा है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 सीधा अभी निष्कर्ष निकालेंगे इसका अपन, देखते जाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देखना, क्लास 6 जो बुक है प्रेजेंट में चल रही है, लेसन 3 में मिल जाएगी टेबल आपको, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया। अभिकथन क्या है, सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है और कारण सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है। तो सुनो, ये क्लास 10th की जो बुक है ना उसका लेसन नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर सुन लो पहले, इसका आंसर क्या होगा। देखो, ये तो सही है कि सोल्डर जो होता है इसका उपयोग विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए होता है, लेकिन ये गलत है कि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, गलनांक इसका बहुत कम होता है। इसका मतलब ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रूफ देखो आप, इसका प्रूफ देखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, गलनांक उच्च होता है, वहाँ पर आपको मिलेगा गलनांक निम्न होता है। लेसन नंबर 3 के अंदर मिलेगा आपको भाई, ये पीछे की तरफ मिलेगा। तो मैं सीधा पीछे की तरफ चलता हूं। हाँ जी, ये देखो, ये देखना, सीसा एवं टिन की मिश्रातु सोल्डर है, अभी जो आपने देखा था, जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एज ए टीज लाइन मिल गई, यहीं से तो उसने कथन बना लिया, यहीं से उसने कारण बना लिया। तो निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक कितनी सफिशियंट है हमारे लिए। इसको यदि ढंग से पढ़ लिया जाए, किसी का कोर्स वोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है फिर, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 85 के बाद में क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहले इसका राइट आंसर देखते हैं अपन। इसका राइट आंसर क्या होगा, वे सामान्य रूप से अनुत्क्रमणीय है, बिल्कुल एक ही साइड चलती है ये। पूर्णतः भिन्न गुण धर्मों वाले पदार्थ बनेंगे, बिल्कुल सही है। इन परिवर्तनों के दौरान कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अभी आपको आंसर बताऊंगा। और अलग अलग अभिकारकों का द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी सही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है कि ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। आंसर देखो इसका प्रूफ देखो आप लोग, क्लास 10th साइंस की बुक है, उसका लेसन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा भाई। लेसन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। लेसन 1 किधर गया, ये रहा। लेसन 1 में आपको बताता हूं मैं, स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको ये कि तापमान में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, स्टार्टिंग में मिल जाएगा भाई। जैसे आप लोग बुक खोलेंगे, देखो साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है,
तापमान में परिवर्तन। पूरी रेडी करना, समझ में आ जाएगा किसके बारे में, ये रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में ही है, अभिक्रिया के संदर्भ में है। यहाँ पे लिखा तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही है और वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, नहीं होता है, यानी वो स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। और वैसे ये जो है ना, ये आपको क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 2 में भी मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया है, 85 वाला, 85 नहीं 96 वाला। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, सीधे 107 की तरफ चलते हैं अपन। 107, ये देखो, कार्बनिक यौगिक का सामान्य उपयोग के साथ मिलान करो। चलो पहले तो इसका अपन आंसर देखते हैं। देखो, एथेनॉल और एस्टर और एसिटिक अम्ल, ये तीनों को तीनों आपको ना क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक दो प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है। एथेनॉल जो होता है, आपको पता है प्रेजेंट में क्या हो रहा है एथेनॉल का उपयोग, पेट्रोल में 20% एथेनॉल आ रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो ये देखो, ऑटोमोबाइल में ईंधन पावर एल्कोहल के रूप में हो जाएगा। एस्टर का उपयोग कहाँ करता है, इत्र और स्वाद बढ़ाने वाले कर्मक के रूप में। एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। क्लास 10th की जो बुक है लेसन नंबर 2 उसमें टेबल है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, बिल्कुल है, ठीक है। एस्टर हो गया, और टेफनॉल नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ए में तो 1, 2 जगह है, बी में 2, बी में 2, सी में 4, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देखो आप लोग। देखो, आप लोग जब लेसन नंबर 2 खोलेंगे ना तो वहाँ पे टेबल मिल जाएगी, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, आप लोग देख लेना। लेसन नंबर 3 में नहीं है, लेसन नंबर 4 जब खोलेंगे तो ये वाला मिल जाएगा आपको, एस्टर का इत्र और स्वाद बढ़ाने वाले कर्मक में यूज होता है। मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो लेसन नंबर 4 खोल के, लेसन नंबर 4 खोल के मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, लेसन नंबर 4, इसमें मैं आपको एस्टर वाला निकालता हूँ। हाँ जी, एस्टर 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 एथेनॉल आ गया, ये एस्टरीकरण। ये देखो साफ साफ लिखा है, सामान्यतया एस्टर की गंध मृदु होती है, इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। यही तो उसमें लिख रखा था कि एस्टर का यूज कहाँ पे करते हैं, इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में। मिल गया प्रूफ आपको। 4 में से यदि 2 भी पता है, 3 पता है तो आराम से हो जाएगा आपका। अगला देखो, अगले क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, 107 के बाद में 114। हाँ जी, देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित को संदर्भित करती है, सबसे उपयुक्त विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह का प्रेरण। अब ये कम मिलेगा, तो क्लास 10th की जो बुक है ना, प्रेजेंट बुक चल रही है, उसके अंदर ये आपको नहीं मिलेगा। पुरानी बुक उठाना और वहाँ पे आपको लेसन नंबर 13, प्रेजेंट में लेसन नंबर 12 है, लेकिन वहाँ से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। पुरानी बुक आप लोग देखेंगे क्लास 10th की, तो उसमें लेसन नंबर 13 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लेसन नंबर 13 पुरानी बुक, वहाँ पे टॉपिक मिलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और वहाँ पे इसकी परिभाषा के अंदर ये मिलेगा आपको, ठीक है। प्रूफ देख लेना आप लोग, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक नहीं है तो मैं आपको बता देता नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषताएं होती है। तो जो फ्यूज तार जो होता है ना, उसकी विशेषता होती है, उसका एक तो गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, ये क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 11, इसका प्रूफ देता हूँ आपको। लेसन नंबर 11 के अंदर, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 11 के अंदर मैं इसका प्रूफ देता हूँ कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक कम होता है। किसका, फ्यूज तार का। पीछे की तरफ मिलेगा आई थिंक,
देखता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यदि टाइम लगे तो आप लोग खुद निकाल के देख लेना, भले ही ऐसे करना। ये सारे के सारे जो PDF है ना लेसन्स के क्लास 10th के, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम है गुरु अकेडमी 8116, वहाँ पर मैं डाल दूंगा जस्ट अभी वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लेना, वहाँ से आप लोग देख लेना। यहीं पे होगा आई थिंक, यहीं पर होगा। फ्यूज तार का है ना, फ्यूज तार। चलो आप लोग देख लेना, मिल जाएगा आपको, यहीं पर है कहीं पर ये प्रूफ। लेसन नंबर 11 के अंदर देख लेना, विद्युत धारा इसका नाम है वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 120 है ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 120 है। गोल्डन राइस चावल की एक पारजनिक ट्रांसजेनिक किस्म है जिसे निम्नलिखित की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। जो अपना जो गोल्डन राइस है ना, ये विटामिन ए बीटा कैरोटीन, इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया था। और ये आपको क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक है लेसन नंबर 12 के अंदर आपको मिलेगा। मैं आपको चलो इसका प्रूफ दे देता हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। देखो पहले लेसन 12 था, प्रेजेंट में लेसन 10 है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में लेसन 10 है, इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो मैं आपको ये सीधा सीधा बता देता हूँ, ऐसी की ऐसी लाइन लिखी गई है, ऐसी की ऐसी इसमें लाइन लिखी गई। ये देखो यहाँ पे देखना, देखो ढंग से देखो, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणार्थ विटामिन ए एवं समृद्धान गोल्डन राइस। यानी गोल्डन राइस का डेवलपमेंट किया किसके लिए है? विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, बीटा कैरोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। मिल गया प्रूफ आपको। तो 2 या 3 क्वेश्चन है ना, वो क्लास 12 को टच कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तो जनरल है ना, जनरल है वो। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। यह आपका मिलेगा लेसन नंबर 10 में मिलेगा। क्लास 10 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 10 मैं आपको बता देता हूँ। लेसन नंबर 10 सीधा सीधा उठ के आया है, तारों का टिमटिमाना। ये देखो तारों का टिमटिमाना किसके उदाहरण है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना है ना, अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त, ये सब तारों का ये वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। मिल गया प्रूफ आपको। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, 135। हाँ जी, जैव भू रासायनिक चक्र का भंडार के साथ मिलान करना है। चलो मिलाते हैं। देखो कार्बन सबसे पहले देखते हैं, जो सिंपल है बिल्कुल ना, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? वायुमंडल से मिलेगी। जल चक्कर जल निकाय से मिलेगा। फास्फोरस चट्टान, देखो फॉस्फेट लिखा है, वैसे मिल जाएगा चट्टान। और कार्बन चक्कर महासागर और जीवाश्म ईंधन। तो आप लोग देखेंगे ए में आएगा थर्ड, ए में थर्ड, यही मिल रहा है, ए में थर्ड, और कहीं भी नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, वो 9th क्लास की जो ओल्ड बुक है उसमें लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 14 जो है पुरानी बुक क्लास 9th की, उसे मिल जाएगा। और ये फिर आप लोग 12th की बुक देखेंगे, बायो की ओल्ड बुक, उसमें लेसन नंबर 14 के अंदर मिल जाएगा। मेरे खुद के नोट्स हैं क्लास 12th के, वहाँ पर भी मैंने देखा था। यहाँ पे फास्फोरस चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, 2-3 चक्कर आपको इजीली मिल जाएंगे, और 9th के अंदर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, लेकिन पास की वस्तु को देख सकता है। दृष्टि दोष कौन सा है? मतलब पास की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष है। पर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता। इसमें क्या है? दूर का नहीं देख रहा है, पास का देख रहा है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और ये कहाँ मिलेगा आपको? लेसन नंबर 10, क्लास 10th की साइंस की बुक, लेसन नंबर 10। अभी आपको बताता हूँ मैं, इसका प्रूफ देख लो आप लोग। लेसन नंबर 10 के अंदर, लेसन नंबर 10
किधर गया भाई, किधर गया? लेसन 10 ये रहा। लेसन नंबर 10 मायोपिया इसका आंसर होगा भाई, है ना, निकट दृष्टि दोष। इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं। हाँ, निकट दृष्टि दोष। देखो यहां पे साफ लिखा है निकट दृष्टि, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं इसको। निकट दृष्टि दोष ये कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ये निकट दृष्टि दोष है ना, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। मिल गए प्रूफ आपको। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142। हाँ जी, निश्चित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। कथन क्या है? मनुष्य में बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। कारण एक नर 2 प्रकार के युग्मक यानी शुक्राणु उत्पन्न करता है, जिनमें 50% एक्स गुणसूत्र और 50% वाई गुणसूत्र। तो देखो बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। तो देखो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको क्लास 10 की जो साइंस की बुक है लेसन नंबर 8 जेनेटिक्स, वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि क्लास 12th में भी मिल जाएगा, लेकिन क्लास 10th में भी मिल जाएगा, क्लास 10th में भी मिल जाएगा, और आई थिंक क्लास 8 में मिल जाएगा आपको। क्लास 8 की जो बुक है ना साइंस की, वहाँ पर भी ये जो लिंग निर्धारण दे रखा है वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो 8 में मिल गया, 10th में मिल गया, 12th में मिल गया। तो अब देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है वो देखना आप लोग। देखो निष्कर्ष इसका ये निकल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँ, आपने देखा भी होगा कि जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है उनमें से 95% जो क्वेश्चन है ना वो 10th की साइंस की बुक से आ रहे हैं। बचे जो क्वेश्चन है उनमें से 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो 12th से और 1-2 क्वेश्चन 9th से, बस, और 6ठी से भी आ रहा है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा रेशो ये है कि 10th की बुक से, 9th को भी अपन शामिल कर सकते हैं, कि 10th की बुक से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो सिंपल सा निष्कर्ष ये निकलता है कि आप लोग क्लास 6 से लेकर के 10th तक सबसे पहले 10वीं की NCERT साइंस बुक को कंप्लीट कीजिए, फिर 9th को कीजिए, फिर 8 को कीजिए। ये 3 बुक आपकी कवर है ना, तो आराम से 95% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। रेट मेंस लेवल 2 साइंस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं खुद अभी प्रेजेंट में क्लास 10th को रीड करता हूँ, क्लास 10th में लेता हूँ स्कूलों में। तो आप लोग यदि चाहेंगे ना, क्योंकि मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, लाइन टू लाइन नोट्स बना रखे हैं ढंग से। हालांकि बुक है आपको पता है, लेकिन बुक एक ऐसी है ना, थोड़ी समझ में कम आती है। तो मैंने जो नोट्स बनाए ना, प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं लाइन टू लाइन, एकदम इजी वे में, कि पहले कौन सा टॉपिक होना चाहिए, फिर कौन सा टॉपिक होना चाहिए। इजी वे में सारे टॉपिक मैंने मैनेज कर रखे हैं। सिंपल भाषा में आप लोग पढ़ेंगे ना, तुरंत आपको याद हो जाएंगे, समझ में भी आएगा क्या चल रहा है। तो आप लोग यदि चाहेंगे तो अपन सारे लेसन्स यहीं पर एक साथ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, अपने नोट्सों के साथ। जैसे लेसन 1 है, आज इसका ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे, अपने एक साथ डिस्कशन कर लेंगे, क्या क्वेश्चन बनने वाला है वो भी डिस्कशन कर लेंगे। तो कम से कम मुझे 100 बच्चों के कमेंट चाहिए, 100 दोस्तों के कमेंट चाहिए कि हाँ भाई आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपन पहले क्लास 10th की जो साइंस की बुक है ना वो लेंगे, सारे लेसन्स लेंगे, तरीके से लेंगे, और नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूँगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है गुरु अकेडमी 2116, वहीं पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वहीं पर ये जो PDF है बुक की ये भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आप बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए, कम से कम 100 कमेंट्स चाहिए मुझे इसके लिए कि भाई क्लास 10th की बुक स्टार्ट कर दीजिए। तो अपन लेसन वाइज स्टार्ट कर देंगे और तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अपन साथ साथ डिस्कशन कर लेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके आपको बताना है। कुछ यदि वैल्यू आपके नॉलेज में ऐड हुई हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।